हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। नमस्कार साथियों। हम फिर से आज एक नया लेक्चर लेकर आए हुए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही दमदार क्वेश्चंस। और ये रहेंगे आपसे बहुत बढ़िया तरीके से। मैं यहाँ पे जनरल साइंस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से लेके आया हूँ। ठीक है। हम कर रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज पार्ट 3 या लेक्चर 3 बनेगा। और इसके लिए हम 52 क्वेश्चंस पार्ट 2 तक निपटाए हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं, आपने अगर नहीं देखा है, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस होंगे अपने पास 52 से आगे वाले। ठीक है, गिव मी फ्यू सेकेंड एंड वी विल अपलोड दिस। ओके, पीपीटी अपलोड कर देंगे और वहां से आप पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए। केवल 1 मिनट दीजिएगा, बस हो गया काम। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से अगर हम बात करें, आज के लेक्चर के लिए हमने यहाँ से काफी सारी चीजें कवर अप कर रखी थी। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आज का जो लेक्चर है इसी टॉप 100 सीरीज का पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट 3? मतलब लेक्चर नंबर 3 रहेगा। क्लियर? लेक्चर नंबर 3 रहेगा ये। ठीक है, जिसमें 52 क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। सो जाइएगा कहीं नहीं, बने रहेंगे अंत तक, और बढ़िया तरीके से हम फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस के साथ साथ केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, जो यूपी पुलिस एसआई में, यूपी एसआई, यूपी जीडी कांस्टेबल वगैरह, इसमें अगर हम बात करें एसएससी में, ठीक है, ये पिछले साल आए हुए हैं। करीबन 5 साल से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को हमने कलेक्ट किया है हुआ है। और कलेक्शन में फिर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद है ना। चलिए, यहाँ से समझो। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53। ओके, सो यहाँ से 52 आ गया, 53, 52 हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए, यहाँ से समझो। अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, बात करें चीज़ों को लेकर, जिसमें आप पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, है ना, जिसमें आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है जो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है? किसका? वो बॉन्ड बॉन्ड का एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, और ये हमेशा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा हैलोजन होते हैं, याद रखिएगा, एक्स से इसको डिनोट किया जाता है। और जनरली जो हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, NaCl है अपने पास, H2O है, CaCl2 है, KBr है ना। अगर हम चीजों को और देखते हैं तो NaCl क्या है? NaCl बेटा एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? NaCl Na+ में और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें कह रहा है कि CaCl2, ठीक है, CaCl2, तो यहाँ पर भी क्लोरीन है ना, और ये KBr है, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, समझ आया बात? कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक ऐसे बॉन्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी होते हैं। सॉलिड्स जब पढ़ते हैं हम क्लास 12th के अंदर, तो सारे बॉन्ड आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन क्लियर हो गया। चलिए, अगर हम बात करें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है आपसे 54। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, हैज द हाईएस्ट या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड्स इन दीज फोर मीडियम, वी हैव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। कौन से यहाँ पर ऐसा मीडियम है जिसमें
हमारे जो साउंड है, ध्वनि है, उसका सबसे ज्यादा वेग होगा, है ना। आयरन जो एक सॉलिड है, सॉलिड में हमारा जो मैक्सिमम होता है, साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है। साउंड की अगर हम रेंज की बात करें तो सबसे पहले आप समझिए कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी लिक्विड्स में, फिर होगी गैस में। ठीक है। ये तीन ऐसे हमारे मतलब यहाँ पे तीन ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें हमने बात करें, मैटर के स्टेट्स हैं, जिसमें सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड्स में, इसके बाद हमारी लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी। क्लियर हो गई बात। चलिए, लाइक जरूर करिए, ठीक है, लाइक जरूर करिए, लाइक में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखो एयर में सबसे कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड्स। सो वहां पे अगर बात करें हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की, तो वो सबसे कम होगी गैसेस में, लिक्विड में सबसे मॉडरेट होगी। क्लियर, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, बाकी बीच की रहेगी। क्लियर, ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं, है ना। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए, इसको हम हटा देते हैं और नए क्वेश्चन के लिए हम बढ़ेंगे। ठीक है। चलो, यहाँ से नए क्वेश्चन के लिए हम बढ़ेंगे, देखो ध्यान से समझो। आपके पास जो नया क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया, विच विटामिन डिफिशियंसी, है ना, कौन सा विटामिन की कमी के वजह से, यहां देखिएगा कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज रिकेट्स, सूखा रोग, है ना। सूखा रोग रिकेट्स कहलाता है। और जनरली माल न्यूट्रिशन जब बच्चों को हो जाता है एट द टाइम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जब बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनके हड्डियों में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, बॉडी का फिजिकल ग्रोथ सही से नहीं होता है, उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। या हम कहते हैं कि जब बहुत सारी कमी हो जाए उनके अंदर। क्लियर। और अगर हम बात करें, यहाँ पे कई सारे विटामिन आपको दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है। विटामिन ए से होने वाली बीमारी है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर। और अगर हम बात करें बी की, बी की कमी से होने वाला बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। अगर इस सी की कमी से देखें तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है ना, स्वेलिंग आ जाती है गम्स में। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होगा। तो यहाँ पे ये इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। क्लियर होगी बात, चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर जरूर करिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, कौन सा चार्ज में कौन सा पार्टिकल है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज की बात बाद में करेंगे, लेकिन इसका हम डिटेल इसको समझते हैं, और डिटेल समझेंगे तो कई सारे क्वेश्चन भी यहाँ से आपके लिए बन जाएंगे। मेरा उद्देश्य केवल इतना सा नहीं है कि ABCD खेल के आपको हटा दें, है ना। उसके पीछे का तथ्य भी समझिए। पीछे का तथ्य जब समझ जाएंगे तो कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं तो बन जाएंगे। क्लियर। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें कह रहा है ना, जिसमें कह रहा है आपसे, यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कोई सा चार्ज नहीं होता है, कौन सा चार्ज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, ये कौन कौन से ऐसे चार्ज पार्टिकल हैं जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। बेसिकली एक एटम जो है, एटम मिलकर बनता है तीन पार्टिकल से, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर बेटे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे अगर हम साथियों बात करें तो न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि जीरो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन एक बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे बेटे, 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, माइनस का। अगर हम प्रोटॉन पे बात करें, 1.9 इंटू 10⁻+ वाली 19, है ना, +1.9 होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो इन सभी चीजों को आप देख पा रहे हो बढ़िया तरीके से। अगर हम चीजों को और डिस्कस करें तो यहाँ पे आप समझिए कि न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं, बट न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसी वजह से इसको न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कहा जाता है। अगर हम बात करें एटम के न्यूक्लियस की,
एटम का न्यूक्लियस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में खोजा गया, जिसमें बात करी गई कि न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है वो इसमें साथ रहते हैं। अब ये साथ कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बात समझो, इनके बीच में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नाभिकीय बल लगा होता है, जिसमें से वो कभी भी हटते ही नहीं है, है ना? कभी भी हटते ही नहीं है एक दूसरे से। इनको हटाएं भी तो भी नहीं हटते। क्लियर? तो ये बातें आप समझनी चाहिए, आपको क्या क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए दोस्तों। बातें क्लियर हो गई? तो यहाँ पे 56 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर। चलिए देखो, यहाँ से इसको क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद फिर हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलो, कह रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। ये एक हलवा क्वेश्चन आ गया है, बट हम हमें करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझो। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट? Na2CO3 सोडियम बाई, सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम कार्बोनेट होता है, माफ कीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और NaOH, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये एक सॉल्ट है। बट केमिकल नेम कॉमन साल्ट नहीं है, ये कॉमन साल्ट नहीं हुआ है। NaCl बात करें, सोडियम क्लोराइड, इसका जो सोडियम क्लोराइड नाम है, ये केमिकल नेम है, बट कॉमन नेम कॉमन साल्ट है। जो हम घर में यूज करते हैं नमक, NaCl वही है। और NaCl बेटे मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, KCl की बात करें तो ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर मॉल्टन स्टेट्स। सॉल्ट्स आर जनरली शोज कंडक्टिविटी इन देयर मॉल्टन स्टेट। क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NaCl। ठीक है, ये NaCl जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, जो देखो ध्यान से समझो, कुछ और क्वेश्चंस कह रहे हैं आपसे कि हमें भी बताइए सर, तो बताएंगे बेटे। देखो ध्यान से समझो, कह रहा है कि यहाँ से विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मतलब तारों का चमचमाना या टिमटिमाना। ठीक है, तारों का चमकना या टिमटिमाना किस परिघटना की वजह से होता है? ठीक है, तो यहाँ से समझो, तारों का टिमटिमाना बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है, जिसमें आप समझते हो कि हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में इसको समझाया भी था बच्चों को। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें थ्योरी में पड़ी हुई हैं, और जब थ्योरी में चीज पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती हैं, है ना? और अगर सारी चीजों को आप बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल लेक्चर भी प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने। जनरल साइंस एंड एडवांस साइंस, जनरल एंड एडवांस साइंस मॉड्यूल 2 डाला हुआ है, आप उसमें लिंक बहुत सारी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, करीबन 150 के आसपास लेक्चर हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, कह रहा है विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की वजह से यहाँ पे अगर देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं हमारे तारे जो हैं वो चमचमाने लगते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट यहाँ से अगर बात देखें, रिफ्रैक्शन है क्या कि डेंसर से जब रेरर में या रेरर से डेंसर में जब भी कोई वाइट लाइट रे जाती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बिलो द नॉर्मल झुक जाती है, टुवार्ड द नॉर्मल झुक जाती है। ठीक है, तो वो एक हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम ज्यादा कर देती है। अब यहाँ पे किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या? तो अगर देखें हमारी भूमंडल के चारों तरफ जो वायुमंडल है, मतलब भूमि के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें 5 लेयर हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे और बाह्य मंडल सबसे ऊपर है। यानी कि ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे है, स्ट्रेटोस्फियर मतलब एक्सोस्फियर सबसे ऊपर है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई तारा है, ठीक है, यहाँ पे कोई तारा है, ये तारा की जो प्रकाश है, जब प्रकाश धरती पे आता है, और ये धरती पे आने के बाद कई सारे यहाँ पे इंडेक्सिस को या हम कहें इंडाइसिस को क्या करके आता है, हमारा क्रॉस करके आता है।
तो वहां पे कई सारे रेयर और कई सारे डेंसर मीडियम बनते हैं, जिससे लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है, बार बार स्कैटर होती है, बार बार यहाँ पे इसका मीडियम चेंज होता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रकाश है वो एक सीधे में नहीं आता है। इस वजह से ये जो लाइट है उसकी एपरेंट कंडीशन भी हमें पता नहीं लगती है, एग्जैक्ट कंडीशन पता नहीं लगती है। एपरेंट कंडीशन पता लगती है, दूसरी बात कि यह चमचमाता है, टिमटिमाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अगर हम देखो दूसरे को समझें, ध्यान से समझो, कुछ और चीजों को समझें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हो गया। ठीक है, 60 हो गया। तो अच्छा, यहाँ तक था, ठीक है। 60 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 59। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है वो किससे मिलकर बनता है। तो यहाँ पे बात करें फिलामेंट की, इसकी सारी चीजों को समझेंगे बड़े ध्यान से। ठीक है, मेरा उद्देश्य केवल इतना सा नहीं है कि आपको एबीसीडी खिला के आपको भगा दें, नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको ऐसे रैपिड, हम रैपिड जब करेंगे तैयारी तो हम करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट अभी क्या है मेरा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप पढ़िए बढ़िया तरीके से, है ना। चलें, यहाँ पे अगर समझें तो आपको समझना चाहिए कि कॉपर जो है ना, टंगस्टन जो है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इसमें से कौन सा फिलामेंट में यूज किया जाता है, कौन सा चीज फिलामेंट में यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें, कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टंगस्टन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल है जिसको हम डब्ल्यू से पीरियोडिक टेबल के अंदर डिनोट किया करते हैं, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि कोई टंगस्टन जब बहुत सालों तक कोई बल्ब जलता है तो इसका टंगस्टन जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और टंगस्टन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल है। अगर हम बात करें तो जो साइंटिस्ट हुए थॉमस अल्वा एडिशन, उन्होंने इसकी डिस्कवरी 93 एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट हुआ, यानी कि 93 थर्ड एलिमेंट था ये। क्लियर होगी बात। अगर कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम की बात करें तो ये कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा इस सेशन को। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसे नहीं बनता कोई सेशन। ठीक है, चलिए, अगर हम देखें कुछ चीज़ों को, कह रहा है कि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को प्योर करने के लिए कौन सा हम चीज़ अपनाते हैं, कौन सी विधि अपनाते हैं। तो जब शुद्ध करना होगा पानी को तो हम कौन सा विधि अपनाएंगे, देखो ध्यान से। अगर हम देखें इस सभी चीज़ों को, तो आपको क्या करना होगा, पानी को प्योर करने के लिए हमें डिस्टिलेशन करना होगा, है ना, हमें फिल्ट्रेशन करना होगा, हमें सेडिमेंटेशन करना होगा, हमें सारी चीज़ें करनी होंगी। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन और सेडिमेंटेशन अलग अलग चीज़ें हैं बट रिलेटेड हैं एक दूसरे से। डिस्टिलेशन होता है कि जब कोई, जैसे रेत वाला पानी है, तो रेत जो है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी, बात समझ रहे हो। रेत जो है वो शटल डाउन हो जाएगी, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन करना। ठीक है, और डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन मतलब उस पार्टिकल से, जैसे कोई बाल्टी है, इसमें पानी भरा है, इसमें रेत है, रेत धीरे धीरे सेटल डाउन होगी। अब सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन होता है कि धीरे से इस चीज को अलग कर लेना, समझ पाए। और फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन मतलब छानना भी होता है। तो ये सभी प्रोसेस काम आएंगी, फिल्ट्रेशन भी आएगी, डिस्टिलेशन भी आएगी, सेडिमेंटेशन भी आएगी। क्लियर हो गई चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 61 वी हैव, विच इज द हैवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट। ये देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, कि कौन सा सबसे भारी तत्व होता है हमारे पूरे नेचर में, कौन सा सबसे भारी तत्व होता है। तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम एटॉमिक बम में इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 का
ये बम्बार्डमेंट में भी न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और लेड जो है वो पॉल्यूटेंट है एक तरीके का। रेडियम जो है वो, रेडियम जो है हेनरी बैक्यूरेल ने इसकी खोज करी थी। ये हमारे घड़ियों में हरा एक चमकने वाला एलिमेंट होता है। और अगर हम थोरियम की बात करें तो ये सबसे ज्यादा हैवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। यहां से देखो 60, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, सॉरी, कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। साउंड एनर्जी को मतलब ध्वनि ऊर्जा को कौन सा यंत्र हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है? ध्यान से समझिए और बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है। तो स्पीकर क्या करता है, एक एक बात समझेंगे। स्पीकर करता है, स्पीकर क्या करेगा, जो हम बोल रहे हैं, सॉरी, जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कर रहे हैं, मतलब यहां से बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारा साउंड सिग्नल में बना देगा। ठीक है, स्पीकर। माइक्रोफोन क्या करेगा, माइक्रोफोन जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पे जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ट्रांजिस्टर्स भी इसी तरीके का काम करता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो ये माइक्रोफोन जो है, जनरली जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होते हैं उसमें माइक्रोफोन वगैरह होते हैं, या टेलीफोन लाइंस जो हैं, वो साउंड एनर्जी को दूसरे सिग्नल तक ले जाकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं और वो सिग्नल्स आगे वाले रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पाए कि किस तरीके से काम करती हैं ये सभी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में कौन सा सिद्धांत लगता है? ठीक है, यहां से समझो, हाइड्रोलिक लिफ्ट के मैकेनिज्म में कौन सा सिद्धांत लगता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह ये सब हमने पढ़े, बट अगर हम बात करें हाइड्रोस्टेटिक्स की, 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोस्टेटिक्स या हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स है। हाइड्रोडायनेमिक्स में हमें सिखाया जाता है कि पास्कल लॉ क्या है। लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई होता है और वो अप्लाई होकर सभी डायरेक्शंस में लगता है इक्वली, इक्वल मैग्नीट्यूड से। ठीक है। तो ये अगर हम बात करें कुछ चीजों की जिसमें पास्कल लॉ बात आती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बात आती है, बॉयज लॉ बात आती है, बर्नौली थ्योरम की बात आती है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हैं, या फिर हम बात करें अगर हम बात करें हाइड्रोलिक ब्रेक की, हाइड्रोलिक मशीन्स की, तो यहाँ पे पास्कल का दिया हुआ सिद्धांत काम आता है। पास्कल ने ये कहा था कि अगर लिक्विड पे कोई बल लगेगा, ठीक है, हम पिस्टन्स पे काम करते हैं ये चीजें, है ना, अगर हम बात करें पास्कल लॉ की, पास्कल, ब्लेस पास्कल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि द्रव में अगर कोई बल लगाया जाएगा तो वो बल सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे लैक्टोमीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें दूध की शुद्धता मापते हैं तो इसमें यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो फ्लोटिंग के प्रिंसिपल हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। बायो एंड सी वाला लॉ जो है वो यहाँ पे काम करता है। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ ये केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, जब हमें किसी मोल्स वगैरह की चर्चा करनी होती है। बर्नौली थ्योरम पानी के बहाव या प्रभाव से, प्रवाह से संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन क्लियर करना था वो यही था कि आपको यहाँ से समझना पड़े। ठीक है, होगी बात समझ आ रही चलिए। चलिए, अगर हम कुछ और चीजों की डिस्कस करें यहाँ पे, देखो ध्यान से समझो। चलिए, ये हो गया है, ये हो गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखो।
विच प्रिंसिपल ये हो गया। विच एसिड इज प्रेजेंट इन वेनेगर, कौन सा एसिड जो है वो वेनेगर में यानी कि सिरके में प्रेजेंट होता है। सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये हमने क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको। कौन सा क्वेश्चन हो, मतलब ये क्वेश्चन मैंने कराया है ना आपको, कि कौन सा सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है एसिटिक एसिड, है ना। ए ऑप्शन दिया है दोस्तों एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन दिया है सिट्रिक एसिड, या सी ऑप्शन दिया है फॉर्मिक एसिड, और डी ऑप्शन दिया है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड में, इमली में। फॉर्मिक एसिड होता है चींटी में। और अगर हम बात करें जितने भी ततारे हैं, बर्रिया है, या जितने भी हनी बीज हैं, उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो आपको डंक कर लेती हैं तो आपके अंदर फॉर्मिक एसिड स्वेलिंग आ जाती है, वो फॉर्मिक एसिड का कलेक्शन आपकी स्किन में हो जाता है। तो वहां पे हम किसी भी बेस को अगर लगा देते हैं तो सही हो जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो एथेनोइक एसिड है, और एथेनोइक एसिड हमेशा CH3COOH इसका फॉर्मूला है। और ये एक वीक एसिड होता है जो सिरके में पाया जाता है। ये क्लियर हो गई चीज, है ना। बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्लियर करेंगे सभी चीजें। कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which type of motion is explained as we can say pendulum of clock। जब जब पेंडुलम वाली घड़ी होगी, है ना, जब पेंडुलम वाली घड़ी होगी तो वो घड़ी किस तरीके से किस वाले पे काम करेगी। पेंडुलम ऑफ क्लॉक यानी कि जो घंटा घर वाली घड़ी है या पेंडुलम क्लॉक का है, वो कौन सा मोशन एग्जिबिट करेगा। सो यहाँ पे ये लीनियर मोशन एग्जिबिट करेगा, सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन एग्जिबिट करेगा, या रैंडम मोशन एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पे लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन बॉडीज जब चलती हैं एक स्ट्रेट लाइन में, कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो वो एक लीनियर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में रोटेट करती है, जैसे हमारी घड़ी की सुइयां हैं, है ना, तो ये सर्कुलर मोशन में चलेंगी, ठीक है। मौत के कुएं में जो इंसान चलता है वो सर्कुलर मोशन करता है। अगर हम रैंडम मोशन की बात करें तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं हमारे LPG सिलेंडर में, वो रैंडम मोशन करते हैं। अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन होता है एक तरीके का फिक्स्ड, है ना, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम अ मीन पॉइंट, फ्रॉम अ मीन पोजीशन। इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, ठीक है। वो SHM जो है वो पेंडुलम क्लॉक होता है। बॉब वगैरह ये हम करते हैं क्लास 11th में, इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक फिक्स्ड पॉइंट पे जब दो अलग अलग पॉइंट से क्या होता है, मोशन होता है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट से इधर और उधर की तरीके से मतलब टू एंड फ्रो चलता है। तो एक मेन पॉइंट ए से ये चलता है, तो इस तरीके के मोशन को हम SHM कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच केमिकल इज नॉन एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कौन सा केमिकल कहलाता है। कास्टिक सोडा क्या होता है। कास्टिक सोडा होता है धोने वाला सोडा, है ना, कपड़े धोने वाला सोडा, कास्टिक सोडा। देखो ध्यान से समझो, सारी चीजें क्लियर होंगी आज। केमिकल कौन सा ऐसा केमिकल है जो कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो NaOH है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं सर। Na2CO3 है, NaHCO3 है क्या, ये है। बेकिंग सोडा जो है वो NaHCO3 है। और अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये है कास्टिक सोडा, ये धोने वाला सोडा है। और खाने वाला सोडा कौन है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा है। और Na2CO3 जो है वो आपका
कपड़े धोने में डिटर्जेंट में यूज किया जाने वाला सोडा है। क्लियर? ये बात समझ रहे हो? KOH जो है वो एक तरीके का, ये भी एक तरीके का बेस है, बट वो कोई सोडा नहीं है। ठीक है, चलें, ये हो गई बात क्लियर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अगर हम देखो ध्यान से समझो, कुछ और चीजों को समझें। देखो, क्वेश्चन नंबर 68, विच इज नॉन एज मार्श गैस, विच इज नॉन एज मार्स गैस। मार्स गैस किस किस नाम से जानते हैं? मार्स गैस क्या है? मार्स गैस होती क्या है? मार्स गैस दोस्तों, अगर हम बात करें मार्स गैस की, तो ये मीथेन को कहा जाता है। मीथेन गैस जो है वो मार्स गैस कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन गैस कहलाती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड बनाती है, हमारे नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करती है। हाइड्रोजन गैस हमारा फ्यूचर फ्यूल है। और जो मीथेन गैस है इसी को हम मार्स गैस कहते हैं। क्लियर? बात होगी क्लियर? चार क्वेश्चन समझ आए यहाँ से? एक क्वेश्चन नहीं, चार चार क्वेश्चन समझ आए हैं। ठीक है, इसको लाइक जरूर करिए, सेशन को शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which liquid metal is used in thermometers? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, है ना। कुछ ऐसे ऐसे दमदार क्वेश्चन है बेटे, जिसको आपको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन जरूर ऐसे ऐसे देखने देखने के बाद यहाँ से नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, विच लिक्विड मेटल, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है और थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। ये हमने बताया था आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में। जो मरकरी है ना, जो Hg है, जो पारा है ना, जो पारा है वो हमारे थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में, क्योंकि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट मरकरी जो है वो चमकीला भी है, शाइनिंग भी है, और शाइनिंग के साथ साथ ये लिक्विड भी है। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्पेशल करेक्टर रखता है। इस वजह से ये मरकरी जो है वो थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बात समझ पाए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वहां से आप समझो, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कौन सा ऐसा बॉन्ड है या बंध है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन जाता है? बताइए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड कौन सा है? ये आयोनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, या मेटेलिक बॉन्ड है? तो अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन के वजह से बनने वाले बॉन्ड जो हैं वो क्या है? पहले आयोनिक बॉन्ड को समझिए। आयन्स जब ट्रांसफर होंगे एक दूसरे मॉलिक्यूल में, एक एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कंपाउंड में, तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अभी बताया था आपको। मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के मेटल्स के अंदर जब बॉन्ड होंगे वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे प्लस का इस तरीके से काम करता है। अगर हम इस क्वेश्चन के लिए देखें तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जब होता है दो एटम्स में, दो कंपाउंड्स के बीच में, फॉर देयर स्टेबल स्टेट, सो दे विल फॉर्म द आयंस एंड दे विल फॉर्म द बॉन्ड्स। सो अगर हम उन बातों के लिए देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो नहीं बनेगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। बनेगा कौन सा बेटे? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, तो कार्बन बीच में रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, और ऑक्सीजन यहाँ रहेगा। इनके इनके बीच में जब बॉन्ड देखा जाएगा तो वो एक कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। क्लियर? यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं वो एक अलग बात है।
तो वो इतना डीपली वहां पे आपसे पुलिस में वगैरह ये सब नहीं पूछता है। ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, यहां से देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर कह रहा है कि अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है। देखो, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ बेटे किसकी होगी, जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो कौन सा है। रेडियो वेव्स, एक्सरेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज। गामा रेज अगर देखा जाए तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। गामा रेज हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं जो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के लिए जो हमने डिस्कस किए। अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ये अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और साथ ही साथ श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, विशेष ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और लेक्चर को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलेंगे एक नए लेक्चर में।